आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की इसलिए भी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। पूरे देश की, विदेश की, सबकी निगाहें हैं कि क्या होगा उत्तर प्रदेश में। और इसी बीच एक किताब आई है उत्तर प्रदेश के बारे में, फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस। ये किताब लिखी है अभिज्ञान प्रकाश ने, हमारे सहयोगी रहे लंबे समय तक, दशकों तक हमने साथ साथ काम किया। और आपको बताऊं कि निजी जिंदगी में भी और कैरियर में भी उतार चढ़ाव साथ देके सब कुछ, बहुत कुछ साझा किया है। अभिज्ञान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले सबको मनोरंजन, आपको साथ जोड़ते हुए ढेर सारा प्यार सबको एनडीटीवी में, क्योंकि ये 2 दशकों की मेरी रिपोर्टिंग है। आपने भी बहुत यात्राएं की हैं उत्तर प्रदेश में, महीनों तक की, हमें सब याद है। तो उसी का सारांश जो है मुद्दों के जरिए वो इस किताब में मैंने लाने की कोशिश की। और खास तौर पर इस बात पर फोकस है कि ये पिछली सरकार या इस वक्त चल रहे चुनाव नहीं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, उन पर फोकस है मेरा इस किताब को लेकर। लेकिन मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है कि फिर ये किताब हिंदी में क्यों नहीं है? क्या आपको लगता है कि व्यवसायिक दृष्टि से पहले किताब अंग्रेजी में आने चाहिए फिर हिंदी में आएगी? क्योंकि आपकी दोनों भाषा पे पकड़ है, लेकिन हिंदी में भी होती तो बहुत मजा आता मुझे पढ़ने में। बहुत मनोरंजन, सबने ये सवाल पूछा है मुझसे, और सिर्फ इतनी सी सरल कहानी है कि प्रकाशक पहले अंग्रेजी के आए और जब ये किताब पर चर्चा शुरू हुई, हमें सबको पता है कोरोना काल में काम जो है वो कमजोर हो गया, रिसर्चर जो है वो व्यस्त हो गए। एक पॉइंट मेरे मन में तब बहुत स्पष्ट था और चाहता था कि हिंदी में हो, लेकिन अनुवादित किताब, ट्रांसलेटेड नहीं चाहता था। तो जब पहले प्रकाशक हिंदी के नहीं हुए और उसके अंग्रेजी के पहले हो गए, तो मैंने कहा किताब फिर अंग्रेजी में ही पहले करूं, हिंदी में जरूर करूंगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी, मैं कोई बहुत बड़ा हिंदी का लेखक तो किसी लिहाज से नहीं हूं, और बहुत महान वो भाषा है, उसके लेखक बहुत महान है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं हो। तो ये मेरी जरूर कोशिश है, और इसीलिए ये सवाल बहुत लाजमी है। तो लाऊंगा जरूर, लेकिन जितनी मेहनत इसको लिखने में की है, कोशिश करूंगा उतनी ही हिंदी के लिए करूं, और सही उसमें मुझे गाइडेंस मिले। और अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो लोग अभिज्ञान को मानते होंगे कि केवल पत्रकार हैं या समीक्षक हैं, ऐसी बात नहीं है। संगीत के भी बहुत माहिर हैं, तबला बहुत अच्छी बजाते हैं। अब आप पढ़ेंगे इस किताब में तो उनके पर्सनल लाइफ की भी झलकियां आपको मिलेगी। लेकिन अभिज्ञान, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में आपने किताब लिखी, अब जो माहौल है उत्तर प्रदेश में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? किस करवट जा रहा है चुनाव? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मनोरंजन आपने रखा है, क्योंकि इस किताब के एक एक चैप्टर के टाइटल को पढ़िए। और मैंने कहा ना, आपने और हम लोगों के सारे साथियों ने, हमने इतना उत्तर प्रदेश में यात्राएं की हैं, महीनों महीनों की। पॉइंट क्या है? जब आप ये सवाल पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, तो इस बार मैंने यात्रा नहीं की, मैं ये तो नहीं बता सकता आपको कौन जीत रहा है या किसकी कितनी सीटें आ रही है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि हर चैप्टर का जो नाम है उसके हिसाब से मुद्दे आज भी वही है। और जिस स्तर का परिवर्तन होना चाहिए था, जिस स्तर का बदलाव होना चाहिए था, इस प्रदेश का जो आजादी के बाद का सबसे ताकतवर प्रदेश, अगर उसको राजनीतिक तौर पर देखें, कितने प्रधानमंत्री दिए हैं, पॉलिटिकल डायनेस्टीज दी हैं, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बदल नहीं पा रहे हैं। और सच्चाई ये है कि वही मुद्दे जो हैं, जिनको अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग चैप्टर्स में मैंने लिखा है, वही इस बार भी इस चुनाव को 2022 के निर्णायक बनाएंगे। मैं बहुत अच्छा मुझे लगा था जब मैंने नौजवानों से बात की लखनऊ आकर, और बहुत लोगों ने मुझे बताया बेरोजगारी के बारे में। तो अगर वैसा कोई मुद्दा है, अगर वाकई विकास का कोई मुद्दा है, तो यकीन मानिए, और मेरी किताब गलत साबित हो तो मुझसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है, डोमिनेटिंग इशू जो है ये बात आपने सही कहा कि आपने जो आपके जो चैप्टर्स हैं वो उसी तरह के हैं, ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ द कास्ट, कास्ट क्रंच, द पोलराइजेशन प्लैंक, बीजेपी इज राम भरोसे, एग्रेरियन क्राइसिस। इसका मतलब
आज से 4 चुनाव के बाद भी कोई इस किताब को उठा के देखेगा तो वही मुद्दे उसको लगेंगे जो कि आज इस किताब को पढ़ते वक्त उनको लग रहा है। मनोरंजन, अफसोस के साथ इसको कहने में कोई ना आपको खुशी होगी, ना मुझे खुशी होगी, ना देश में किसी को खुशी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना ताकतवर है हर लिहाज से। लेकिन हाँ, हो सकता है अगर ये नहीं हो मुद्दे, तो मैंने कहा इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट जो बहुत स्पष्ट नजर आता है कि ऐसा नहीं कि चेंज लोगों ने लाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन पुरानी धारणाओं से समाज और राजनीति नहीं निकल पाया। जाति पर बहुत मन में बहस हुई मेरे मन में कि इस पर लिखें, क्या लिखूं, जातिगत आधार से जुड़े अपराध के बारे में लिखा। तो ये सब सच्चाइयां हैं जो मुझे लगा कि किताब अधूरी रह जाएगी अगर मैं नहीं लिखूंगा। इस बार भी आप चुनाव में वही देखिए, किसका गठबंधन, किस छोटी पार्टी का, किस तरह से दूसरे साइड का गठबंधन, वही जातिगत आधारों पर। तो ये सब चीजें इतना ज्यादा एम्बेडेड हो गई हैं, इतना ज्यादा अंदर तक चली गई हैं कि अफसोस के साथ अगर 4 चुनाव बाद भी, वैसे तो मैं हमेशा सबको कहता हूं कि ये किताब ना पिछली सरकार पर है, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ना ये मौजूदा चुनाव पर है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि इस किताब की रेलेवेंस जो है वो 10 मार्च के बाद जरूर बनी रहे। बहुत जरूरी है क्योंकि ये मुद्दों पर है यूपी के किताब। अभिज्ञान, एक बगल का राज्य है बिहार, वहां के चुनाव में जो पोलराइजेशन यूपी में देखने को मिलता है वो वहां नहीं देखने को मिलता है। क्या इसका कारण यह है कि बिहार में कोई बाबरी मस्जिद नहीं टूटी थी? यूपी में जो है लोग जो है, दोनों समुदाय के लोग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, बिहार में अलग तरह से रिएक्ट करते हैं क्योंकि एक बाबरी कांड यहां हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही। आप उसको जब आप बीजेपी राम भरोसे का अध्याय पढ़ेंगे तो 1989 से मैंने उसको शुरू किया। पालमपुर में जब भारतीय जनता पार्टी की बैठक होती है और वहां से तय किया जाता है, मैंने इसमें बताया है कि अयोध्या का मुद्दा क्यों चुना गया उस समय मथुरा और काशी के ऊपर। ये सारी इसकी डिटेलिंग की है। खासतौर पे वाजपेयी युग की मेरी अपनी रिपोर्टिंग, जब उन्होंने शिलादान के समय जो है गठबंधन का धर्म निभाया, उसको कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनने दिया। तो ये बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि कैसे कोई स्टेट में लोग रिएक्ट कर रहे हैं, राजनीति तो उसी पर आधारित हो जाती है ना फिर। तो अगर आप 89 से शुरू करें और एकदम से झटके से भारतीय जनता पार्टी ऊपर आती है, 91 में एक ऐसा समय आता है कि वो सत्ता तक पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश में, तो ये सारा जो दौर है इसको मैंने कोशिश की है ये समझाने की कि वो क्यों इस तरह की राजनीति में क्लिक किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि सच है कि हर राज्य हर मुद्दे पर अलग तरह से रिएक्ट करता है। अब आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निर्माण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो राजनीतिक तौर पर यही कह रही है कि मंदिर हम बनवा रहे हैं ताकि उसको राजनीतिक लाभ मिल सके। तो वो हमेशा से एक पॉलिटिकल इश्यू था, जहां तक बीजेपी का सवाल है, अपने उसकी पॉलिटिक्स को देखते हुए, और वो आज इस चुनाव में भी वैसे ही नजर आ रहा है। तो वो सब परिवर्तन नहीं हुए। तो ये कहानी आप सोचिए कि 1989 से 89 से शुरू होती है और अभी 2022 है, उसमें भी उसी हिसाब से वो चल रही है। तो अभिज्ञान, वो जो आपने एक जगह लिखा है कि आपके रिपोर्टिंग के दौरान में महिला मिली, राधा मिली, आपको राधा की स्टोरी, वो कहानी कब बदलेगी? वो कहानी तो जस की तस है, 10 साल पहले जो थी, जो आपने दिखाया, और वो आज भी है और आज के 10 साल बाद भी रहेगी, और उसके जड़ में यही राजनीति है। जी, क्योंकि गांव देहात की रूरल रिपोर्टिंग करते वक्त आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, एक सरल सी बात है, सरकारों को समझना होगा, किसी भी पार्टी के सरकारों, कि जो लैंडलेस फार्मर होता है, जो किसी के खेत पर खेती करता है, जो खेतीहर होता है, जब तक आप उसको पहचान कर सरकारों के किसानों को की तरफ से मिलने वाला फायदा उसको नहीं पहुंचाएंगे, तो किसी राधा की कहानी नहीं बदलेगी। ये मैंने जब रिपोर्ट किया था, ये मथुरा के गांव की कहानी थी। राधा के पति का जीवन कैसे गया? उसने कर्ज लिया, अपना खेत बोया, 2015 में अप्रैल में बारिश से उसके खेत की फसल खराब हुई और वो कर्ज लौटा नहीं पाया, और दिल के हादसे की वजह से, दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। अब उसमें सरकारी कॉम्पनसेशन भी नहीं होता। तो जब तक आप एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स अगर लाना चाहते हैं, वाकई आप बदलाव लाना चाहते हैं, तो जब तक उसको नहीं पहचानेंगे जो किसी की जमीन पर
किसानी कर रहा है, खुद चाहे वो कम जमीन का ओनर हो या उसके पास जमीन बहुत कम हो, तब तक आप एकदम आखिरी व्यक्ति तक जाकर कोई रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। और सरकारी स्कीमें हजारों करोड़ की, ऐसा नहीं सरकारें नहीं चाहती, सरकारी स्कीमें उस व्यक्ति तक, उस राधा के परिवार तक नहीं पहुंचेंगी। तो मैंने इसीलिए जानबूझकर एग्रीगेरियन क्राइसिस को और लैंडलेस फार्मर को वापस इस किताब में मैं लेके आया हूं। चलिए अभिज्ञान, एक अंत का सवाल है। 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, आपने भी बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, आप लखनऊ से हमसे बातचीत कर रहे हैं। अब क्या लगता है, अभी भी जो क्या एक हंग असेंबली की तरह यूपी बढ़ रहा है, या किसी पार्टी को मेजॉरिटी होगा, या कुछ ड्रामेटिक पोलराइजेशन अभी हमको देखने को मिलेगा, अभी जो ये 4 फेज आने वाले हैं? देखिए, सब लोग, सच्चाई ये है कि अपने अपने हिस्से के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी जानते हैं, ये अतीत भी इसका गवाह है, इस चुनाव में भी ये हो रहा है। मैंने चूंकि किताब की वजह से एक रिपोर्टर के तौर पर यात्रा नहीं की है, तो इसलिए मैं चुनाव पर खास तौर पर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है, एक चीज तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है, लखनऊ पहुंच के भी महसूस हो जाता है। हालांकि लखनऊ अकेला रिप्रेजेंटेशन नहीं उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश बहुत व्यापक है, लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, विकास वगैरह की जो शुरुआत में बातें हो रही थी वो सब अभी नहीं। अब आज जितना भी चुनाव का मसला है, और जैसे जैसे ये पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा, मनोरंजन आप भी जानते हैं, ये जाति की तरफ जाएगा, और फिलहाल जैसे जैसे ये सेंट्रल यानी कि अवध की तरफ है ये चुनाव, तो ये पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है। तो सबसे कम इस वक्त अगर कोई बहुत व्यापक स्तर पर कोई बात सुनाई पड़ रही किसी भी साइड से, तो वो विकास की, और उसी इश्यू को मैंने कोशिश किया है इस किताब में एड्रेस करने की, बताने की। अभिज्ञान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये किताब जो है लखनऊ टू लुटियंस, अभिज्ञान ने काफी रिसर्च के बाद लिखी है, जब भी मौका मिले आप जरूर पढ़िए। और जो बात आपने कही है उसी पर एंड करता हूं कि पोलराइजेशन तो होगा, वो अगड़े पिछड़े के बीच में हो या फिर हिंदू मुसलमान के बीच में हो, पोलराइजेशन तो होना ही, तभी इसके बिना यूपी का चुनाव होगा नहीं। अभिज्ञान प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।